एक तरफ जहां पूरे देश की निगाहें, देश के लोग टिकटिकी लगाए बैठे हैं बिहार चुनावों पर, वहीं दूसरी तरफ एक बड़ा इंटरेस्टिंग उपचुनाव राजस्थान में भी हो रहा है। अंता विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव, बाय इलेक्शन, जिसपे राजस्थान के लोगों की निगाहें लगी हुई हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर सारे बड़े नेता, चाहे वो बीजेपी के हों चाहे वो कांग्रेस के हों, वो जमीन पे उतर चुके हैं उपचुनावों में। ऐसा तो सुनने में मेरी याददाश्त में नहीं आता जिसमें बड़े नेता दोनों पार्टियों के लग चुके हों, उतर चुके हों एक उपचुनाव में। उपचुनाव की बात कर रहा हूं, बाय इलेक्शन की बात कर रहा हूं। ऐसा क्या हुआ? ऐसा क्यों है? आइए इसी पे बात करते हैं अगले चंद मिनटों में। मैं हूं अनिल शर्मा, आप लोग देख रहे हैं सत्य हिंदी। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पर। यह उपचुनाव हो रहा है कहां पर? अंता में। अंता कहां आता है? 12 डिस्ट्रिक्ट में, कोटा के पास मानिए, कोटा से ज्यादा दूर नहीं है। कोटा आप लोग सब जानते हैं, एजुकेशन कोचिंग सिटी के नाम से मशहूर है, उससे ज्यादा दूर नहीं है 12। वहां के अंता में यह उपचुनाव हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि यहां के जो सिटिंग एमएलए थे कन्वर लाल मीणा बीजेपी के, उनको एक कोर्ट ने सजा सुनाई थी। एक 20 साल पुराना, करीब 20 साल के लगभग का पुराना केस होगा, जिसमें उन्होंने एसडीएम पे पिस्तौल तान दी थी उसके अगेंस्ट में। इसलिए यह सीट उनकी विधायकी गई और यह सीट खाली हुई। मई में उन्होंने छोड़ा और 6 महीने में चुनाव होने थे, इसलिए चुनाव अब हो रहे हैं वहां पर। उम्मीदवार कौन कौन है? और यही इंटरेस्टिंग चीज है। यहां से उम्मीदवार हैं बीजेपी की मोरपाल सुमन, जो कि वसुंधरा राजे की चॉइस हैं और वसुंधरा जी के एक तरह से करीबी माने जाते हैं। दूसरे हैं प्रमोद जैन भाया, जो अशोक गहलोत की कैबिनेट में मंत्री हुआ करते थे। और तीसरे हैं नरेश मीणा, जिन्होंने इस पूरे इलेक्शन को इंटरेस्टिंग बना के रख दिया। इंडिपेंडेंट के तौर पे चुनाव लड़ रहे हैं। चाहते तो वो कांग्रेस का टिकट थे, पर इंडिपेंडेंट के तौर पे चुनाव लड़ रहे हैं। और उन्होंने इसको, गेम को या चुनाव को पूरा इंटरेस्टिंग बना दिया, क्योंकि उनके सपोर्टर्स जो हैं वो ग्राउंड पे बड़े नजर आते हैं। अब वो बाहर के हैं, वहीं के हैं, ये पता नहीं, पर उनकी सोशल मीडिया देखें, चाहे वहां पर आप उनके गांव पे जो जिस तरह से कैनवेसिंग कर रहे हैं उसको देखें, तो आपको लगेगा ये आदमी भी कंटेंशन में है। और यही डर दोनों पार्टियों को सता रहा है कि ये किसके वोट काट रहे हैं। नरेश मीणा काटेंगे तो किसके वोट काटेंगे? तो मैं आपको बता रहा था, कन्वर लाल मीणा 2023 के चुनावों में अंता से जीत के आए थे बीजेपी के टिकट पे। उनकी विधायकी गई, चुनाव वापस हो रहे हैं। मोरपाल सुमन बीजेपी से लड़ रहे हैं और कांग्रेस से प्रमोद जैन भाई और इंडिपेंडेंट नरेश मीणा है। और यह त्रिकोणीय या ट्रायंगुलर कंटेस्ट है। उपचुनावों में इतना जोर लगाते हुए मैंने कभी किसी को नहीं देखा। मेरी याददाश्त में मुझे याद नहीं आता जितना मैं अभी देख रहा हूं। सारे बड़े नेता सड़कों पे नजर आ रहे हैं आपके, दोनों पार्टियों के। ऐसा क्या है आखिर इस चुनाव में? उपचुनाव ही तो है। और उपचुनावों में माना जाता है ज्यादातर वो पार्टी जीतती है जिसकी सरकार होती है, ज्यादातर ये माना जाता है। तो क्या बीजेपी को डर है? क्या बीजेपी को एक डर था कि जो भजनलाल जी की परफॉर्मेंस है अभी तक, एक जनरल परसेप्शन लोगों के दिमाग में जो बना है कि भजनलाल जी कोई काम नहीं कर रहे, काम ब्यूरोक्रेसी कर रही है, क्या उसकी डर के वजह से बीजेपी को आक्रामक होना पड़ा? क्या यह डर था? क्योंकि जनता के दिमाग में परसेप्शन जरूर है कि भजनलाल जी ने कोई भी काम, विजिबल डेवलपमेंट जिसको बोला जाता है, वो पिछले करीब लगभग 2 सालों में कुछ भी नहीं करा। कई लोगों से आप सड़कों पे बात करें, वो तो यहां तक बोलते हैं सरकार कहां है। क्या इसलिए बीजेपी को सीट बचाने के लिए आक्रामक होना पड़ा? क्या इसलिए वसुंधरा राजे को वहां पे उतरना पड़ा और रोड शो करना पड़ा भजनलाल जी के साथ मिलके? यह पहला चुनाव है
पिछले कुछ सालों में जिसमें मैंने वसुंधरा जी को ऑन द ग्राउंड देखा है, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अलावा ऑन द ग्राउंड देखा है। वसुंधरा जी कड़ी मेहनत कर रही है, वो भजन लाल जी के साथ रोड शो भी करा। दूसरी तरफ देखें तो कांग्रेस ने भी पूरा दम लगा के रखा है। गोविंद सिंह डोटासरा जो कि कांग्रेस के चीफ हैं, मतलब राजस्थान कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष हैं, वो वहां बैठे हैं, हिले नहीं है। इसके अलावा टीकाराम जूली भी वहां देखे गए जो कि नेता विपक्ष हैं। इसके अलावा सचिन पायलट ने भी वहां रोड शो करा है। अशोक गहलोत भी गए हैं, पूर्व मुख्यमंत्री। क्या किसी उपचुनाव में आपने इतना रश देखा है जहां पे मुख्यमंत्री भी गए हो, प्रेजेंट मुख्यमंत्री भजन लाल, जहां पे वसुंधरा राजे भी हो, जहां पे अशोक गहलोत भी हो, जहां पे सचिन पायलट भी हो, जहां पे गोविंद डोटासरा भी हो, जहां पे आपके टीकाराम जूली भी हो और बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट मदन राठौड़ भी हो। ऐसा चुनाव, उपचुनाव, जो लोग, मेरे को ऐसा लगता था ऐसे ही हो जाता है, लोग चले जाते और चुनाव हो जाता है। नहीं, यहां का खेल काफी बड़ा दिख रहा है और दोनों ने यह इशू बना लिया है कि हमें अपने कैंडिडेट को जिता के लाना है। पर दोनों का खेल बिगाड़ रहा है एक आदमी, नरेश मीणा, जो कि चुनाव अपने दम पे लड़ रहा है और जिस तरह से लड़ रहा है उसकी तारीफ करनी चाहिए। जिस तरह से वो लड़ रहा है, हां मैं मानता हूं वो आदमी थोड़ा एग्रेसिव है, पर जिस तरह से चुनाव लड़ रहा है उसकी तारीफ तो होनी चाहिए। पर साथ में मैं ये भी तारीफ करूंगा कि मोरपाल सुमन को हराने के लिए जिस तरह से कांग्रेस ने पूरा जोर लगा दिया है, यह भी काबिले तारीफ है। और इस चुनाव को हल्के में नहीं ले रही कांग्रेस, ये मेरे को पहली बार देखने को मिल रहा। नहीं तो कांग्रेस में मानता हूं बड़ा लेथार्जिक हो जाती है। पहली बार मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस भी चुनाव को बड़ा सीरियसली ले रही है। बीजेपी तो ले ही रही है। मैंने आपको बताया कि वसुंधरा राजे वहीं टिकी हुई है, करीब 1 तारीख से या 2 तारीख से वहीं टिकी हुई है। इसके अलावा भजनलाल शर्मा के साथ मिलके एक रोड शो भी उन्होंने करा है। देखिए, यहां पर कुछ समाजों की डोमिनेंस है, जैसे धाकड़ समाज, करीब करीब 32 से 36 हजार के बीच में इनके वोट होंगे। जैसे कि सैनी समाज, उनके वोट भी काफी होंगे। मोरपाल इसी सैनी समाज से आते हैं, इनके वोट भी करीब 35,000, 32 से 35,000 के बीच में होंगे। इसके अलावा राजपूत समाज, इसके अलावा एसटी, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, मीनास हैं, गुजर भी अच्छी तादाद में हैं। इसके अलावा भी कुछ लोग और जाते भी हैं जो कि यहां पर हैं। मोरपाल सुमन, मैंने आपको बताया, सैनी समाज से आते हैं, जिससे कि अशोक गहलोत भी आते हैं। तो सैनी समाज यहां पर खेल बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है, जैसे कि धाकड़ समाज भी। देखना यह है कि क्या ये लोग वोट करेंगे बीजेपी को या ये वोट करेंगे कांग्रेस को। देखिए, अगर भीड़ का मैं आपसे बात करूं तो भीड़ दोनों में बराबर आ रही है। जब सचिन पायलट ने यहां पे एक रोड शो करा, उसमें भी काफी भीड़ थी, जैसा कि वसुंधरा जी और भजनलाल शर्मा के रोड शो में देखा गया, उसमें भी भीड़ थी। भीड़ से पर कोई अंदाजा लगता नहीं है, मैं आपको बताऊं। पर हां, मैं मानता हूं, क्योंकि ये बाय इलेक्शन है और बाय इलेक्शन में मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं, ज्यादातर जिसकी सरकार होती है उसका कैंडिडेट ही जीतते आता है। तो क्या यहां पे बीजेपी की जीत दिख रही है? देखिए, निश्चित तौर पे कुछ नहीं कहा जा सकता। मैं आज आपको बोलता हूं, नरेश मीणा किसको डैमेज कर रहे हैं यह पता करना मुश्किल है, और किसको डैमेज करेंगे यह पता करना मुश्किल है। इस चुनाव में क्या होगा क्या नहीं होगा यह मैं नहीं बता सकता। मैं आपको यह बता सकता हूं, जनता का इंटरेस्ट है और सारे लोग दमखम लगा के इस चुनाव में जूझ रहे हैं, दोनों पार्टियों के खास तौर से। सुनने में आया है, कितनी सच्चाई ये तो पता लगेगा, कि हनुमान बेनीवाल जो कि आरएलपी के लीडर हैं और सांसद हैं नागौर से, वो शायद नरेश मीणा की कैनवेसिंग करने जाएं। शायद, यह अभी तक पक्का नहीं है
क्या उनके जाने से असर पड़ेगा? मेरे को लगता है वहां जाट कम्युनिटी के वोट्स कम है कंपैरेटिवली, या है ही नहीं, करीब करीब नेग्लिजिबल वोट्स हैं, शायद उनका अंतर इतना ना पड़े। पर मैंने आपको बोला जो मेजर कास्ट है उनका कॉम्बिनेशन आपको बताया। वोटिंग कब है? 11 तारीख को। रिजल्ट कब आएगा? 14 तारीख को। ध्यान रखिएगा, यह चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है और राजस्थान के लोगों के लिए लोगों ने इस चुनाव को बड़े ध्यान से देख रहे हैं। मैं बोलूंगा कांग्रेस ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है चुनाव पे, पूरी ताकत झोंक दी है, और वहीं पे बीजेपी भी अपनी सीट को बचाने के लिए पूरा का पूरा दमखम लगा रही है। देखते हैं होता है क्या, ये तो पता लगेगा 14 तारीख को। पर तब तक देखते हैं किस तरह की कैनवसिंग होती है, डोर टू डोर कैनवसिंग कैसी होती है, किसका पलड़ा भारी होता है, किसका कम होता है, पता लगेगा आने वाले चंद दिनों में। मिलता हूं जल्द अपने नए वीडियो के साथ। धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए सत्य हिंदी को। धन्यवाद। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.